नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की प्रश्नोत्तरी सीरीज हमारी चल रही है और ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करी, उनकी एक्सप्लेनेशंस को देखा। इस पार्ट में हम इल्तुतमिश और रजिया सुल्ताना से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो का जो हमारा अंतिम प्रश्न था वो ये था कि दिल्ली को अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित करा, और उसका उत्तर था इल्तुतमिश। हमने देखा कि किस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली राजधानी लाने का समय नहीं मिल पाया और उसने अपनी राजधानी, अपने छोटे से शासनकाल में जो अपनी राजधानी थी वो लाहौर बना करके रखी। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था, या दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो अपनी राजधानी दिल्ली लेकर आया। उसने साम्राज्य को एक दृढ़ता प्रदान करी। इसी वजह से इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यदि कुछ चर्चा करें इल्तुतमिश के ऊपर, तो इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, पर मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश से बहुत प्रभावित था और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहकर इल्तुतमिश को गुलामी के बंधनों से मुक्त करवा दिया। कालांतर में इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बन गया और बदायूं का वो गवर्नर था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना। हालांकि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है, इस पर बहुत विवाद है और कई इतिहासकार आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं मानते, जबकि कई इतिहासकार कहते हैं कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का ही पुत्र था। ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं कि वो पुत्र था या नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर आराम शाह बैठा। आराम शाह एक अयोग्य व्यक्ति था। तब दिल्ली के कुछ तुर्कों ने और अमीरों ने इल्तुतमिश को, क्योंकि वो ऐबक का दामाद था, योग्य व्यक्ति था, बदायूं का गवर्नर था, और बदायूं उस समय शक्तिशाली पोजीशन हुआ करती थी, अच्छा खासा रेवेन्यू आता था बदायूं से। तो बदायूं का गवर्नर होना मतलब शक्ति संपन्न व्यक्ति होना। तो बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया गया कि आओ और राज्य संभालो। क्यों? क्योंकि आराम शाह एक अयोग्य व्यक्ति है और शीघ्र ही राजपूत दिल्ली सल्तनत को तुर्कों से छीन लेंगे यदि आराम शाह राजा रहा तो इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया गया और इल्तुतमिश ने दिल्ली आकर के अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर व ऐबक का दामाद था, जो आराम शाह को जूंद के युद्ध में पराजित करने के उपरांत शासक बना। तो जूंद का युद्ध कब लड़ा गया? तो जूंद का युद्ध लड़ा गया 1210 एडी में, और इस जूंद के युद्ध में आराम शाह को पराजित करके मार डाला और खुद शासक बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होने के कारण इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इस वजह से इसे गुलाम का गुलाम भी कहते हैं। इसने भारत में तुर्की साम्राज्य को व्यवस्थित किया एवं दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इस कारण इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। कुछ कोटेशंस इसके बारे में कहे गए हैं। भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि जो मुस्लिम सत्ता है वो गौरी के समय से और ऐबक के समय से मानी जाती है, लेकिन संप्रभुता यानी कि मुस्लिम सत्ता का शक्तिशाली बनना इल्तुतमिश के काल में ही प्रारंभ हुआ। इल्तुतमिश ने सत्ता को दृढ़ता प्रदान करी। तुर्किश सत्ता का झंडा जो गाड़ा वो इल्तुतमिश ने गाड़ा। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को एक संगठित रूप और स्थायित्व प्रदान किया। आगे हम देखेंगे कि इसने तुर्काने चहलगामी जैसे 40 तुर्की अमीरों का एक संगठन बनाया जो शासन व्यवस्था में मदद करते थे। यानी इसने भारत में तुर्की शासन को मजबूत करने में एक अहम योगदान दिया। इसके अलावा इल्तुतमिश भारत में इल्बरी वंश का पहला शासक था। एक जनजाति थी इल्बरी, और इस जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को इल्बरी वंश का माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह ये इल्बरी तुर्क नहीं थे।
कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह इल्बरी तुर्क नहीं थे। इसका तात्पर्य है कि इल्तुतमिश इल्बरी वंश का पहला शासक था और इसके बाद जितने भी शासक गुलाम वंश में हुए वे सभी इल्बरी वंश के थे, क्योंकि यहाँ पे इल्तुतमिश और उसके वंशज राज्य करेंगे और उसके बाद बलबन और उसके वंशज राज्य करेंगे, और बलबन भी इल्बरी वंश का था और इल्तुतमिश भी इल्बरी वंश का था। तो इल्बरी वंश का पहला शासक हो गया इल्तुतमिश। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन इल्तुतमिश इल्बरी वंश का नहीं था, तो उसमें ऑप्शन में या तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा या आराम शाह होगा, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न बनता है आज का पहला प्रश्न कि सनद क्या है। एक प्रकार का सोने का सिक्का, एक प्रकार का कर, एक प्रकार की जाति और खलीफा द्वारा सुल्तान के पद को वैधानिकता की प्राप्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा खलीफा द्वारा सुल्तान के पद को वैधानिकता की प्राप्ति। देखिए, यदि सुल्तान का शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिनिधि। पहली बार सुल्तान की उपाधि को महमूद गजनबी ने धारण किया था। पर आप कभी विचार कीजिए कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक होते हैं उन्हें तो हम सुल्तान कहते हैं, जबकि मुगल वंश के जो शासकों को हम बादशाह कहते हैं, उन्हें तो हम सुल्तान नहीं कहते। मुस्लिम तो वो भी थे। तो इसका क्या कारण है? इसका सीधा सा कारण है कि जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो संप्रभु तो थे, पर अपने ऊपर प्रतीकात्मक सत्ता मानते थे खलीफाओं की। खलीफा मुस्लिम जगत के शासक और धार्मिक गुरु होते। तुर्की में ये रूल करते थे और इन खलीफाओं से ये दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते थे वो एक परमिशन लेते थे कि हम आपकी ओर से भारत में रूल कर रहे हैं। हालांकि खलीफाओं का भारत के शासन व्यवस्था में कोई दखल नहीं होता था, वे कभी सुल्तान को किसी प्रकार का आदेश नहीं भेजते थे, बस एक धार्मिक दृष्टि से इस पद को मान्यता मिल जाया करती थी। जबकि मुगल बादशाहों ने कभी भी खलीफाओं से किसी भी प्रकार का कोई अधिकार पत्र ग्रहण नहीं करा। वे खलीफाओं के प्रतिनिधि के तौर पर शासन नहीं करते थे, वो कहते थे हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मतलब नाम मात्र की भी खलीफा सत्ता को मुगल बादशाह स्वीकार नहीं करते थे। इस वजह से उन्हें सुल्तान नहीं कहा जाता था, बादशाह कहते थे। जबकि दिल्ली वंश में जितने भी सुल्तान हुए हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर सभी ने अपने ऊपर नाम मात्र की खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया। और जब भी वे राजा बनते थे तो खलीफा से एक लेटर मांगते थे कि हम आपकी ओर से हम रूल कर रहे हैं, आप हमें एक वैधानिक एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, और उस सर्टिफिकेट को सनद कहा जाता था। तो खलीफा द्वारा सुल्तान के पद को वैधानिकता की प्राप्ति। देखो, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली बार ये सर्टिफिकेट किसने मांगा तुर्की सल्तनत में या गुलाम वंश में, तो वो भी इल्तुतमिश ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खलीफा से किसी भी प्रकार का कोई सनद प्राप्त नहीं किया, इल्तुतमिश ने प्राप्त किया। इसी वजह से उसे दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक बादशाह कहते हैं, सुल्तान कहते हैं, वैधानिक सुल्तान। क्यों? क्योंकि उसने वैधानिकता प्राप्त करी किससे? खलीफा से। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1208 में मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी जो गजनी में रूल कर रहे थे उनसे अपना वो लिया था अधिकार पत्र कि हम जो है भारत में रूल करेंगे। जबकि इल्तुतमिश ने लिया खलीफाओं से, धार्मिक गुरु से, तो उसके जो शासन व्यवस्था थी उसको वैधानिकता मिल गई। इसी वजह से इल्तुतमिश अपने इस शासन को वंशानुगत करने में कामयाब हो गया। आराम शाह जब बना कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र, तो तुर्कियों ने, गुलामों ने, जो तुर्की अमीर थे, उन्होंने विरोध किया। जबकि इल्तुतमिश के वंशज जब बनेंगे तो उतना ज़्यादा विरोध तुर्की गुलाम या तुर्की अमीर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने वैधानिकता प्राप्त करी है खलीफा से। तो ध्यान रखिएगा, सनद क्या है? खलीफा द्वारा सुल्तान के पद को वैधानिकता की प्राप्ति। अपने पद को वंशानुगत करने व इस्लामिक वैधानिकता प्रदान करने हेतु 1229 में, देखिए राजा कब बनेगा? 1210 में, और सर्टिफिकेट कब ले रहा है? 1229 में। इतने सालों बाद इल्तुतमिश को कोई आवश्यकता नहीं थी, पूरी तरीके से वो दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर चुका था और सारी शक्तियां उसके हाथ में थी, पर फिर भी 1229 में, लगभग 19 साल बाद, वो बगदाद के खलीफा मुत्सिर बिल्लाह से सनद प्राप्त कर रहा है। देखिए 1229 में उसने सनद प्राप्त करी है और 1230 में रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है।
इसका मतलब उसने अपने पद को वंशानुगत करने के लिए मुत्सिर बिल्लाह से सनद प्राप्त करी थी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक अड़चन ना आए। और ये सनद प्राप्त करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। इसको भी अच्छे से आप नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जाए कि सनद प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। कब प्राप्त करी? 1229 में। किससे प्राप्त करी? मुत्सिर बिल्लाह से, खलीफा मुत्सिर बिल्लाह से। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? सीधी सी बात है, इल्तुतमिश इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लाहौर का था कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली राजधानी लेकर आया था इल्तुतमिश। तो दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं, अपितु खलीफा से प्राप्त करी थी। पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया कि 1229 में मुत्सिर बिल्लाह से उसने सनद प्राप्त करी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र पर कर दी जो उसने जीते थे, और इसके बाद उसने सुल्तान आजम की उपाधि धारण करी। सुल्तान आजम। इल्तुतमिश अपने आप को सिपाही मलिक या सिपह सालार कहता था। उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। कुछ इतिहासकार हालांकि कहते हैं कि 1208 के बाद जब वो गुलाम नहीं रहा तो उसने अपने आप को सुल्तान कहा था, लेकिन इल्तुतमिश ने प्रारंभ से ही स्वयं को सुल्तान कहा, और जब उसने ये सनद प्राप्त कर ली तो उसने उपाधि सुल्तान आजम धारण करी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐबक का तात्पर्य होता है। ऐबक का मीनिंग क्या होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ऐबक का तात्पर्य सूर्य का स्वामी, मृत्यु का स्वामी, कहर का स्वामी या चंद्रमा का स्वामी। अरबी भाषा का शब्द है ऐबक और उसका तात्पर्य होता है चंद्रमा का स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, आराम शाह के सुल्तान बनने के उपरांत किसने इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया? आराम शाह राजा बन गया, इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। आराम शाह अयोग्य व्यक्ति था, राजपूत लगातार उसे चुनौती दे रहे थे और सत्ता हाथ से न चली जाए तुर्कियों के, इसलिए अमीरों ने इल्तुतमिश को बुलाया। और उस अमीरों के ग्रुप का नेतृत्व कौन कर रहा था? शाह तुर्कान, रुकनुद्दीन फिरोज, अमीर अली इस्माइल या अल्तुनिया। तो ध्यान रखिएगा, अमीर अली इस्माइल ही वो व्यक्ति था जिसने इल्तुतमिश को दिल्ली आने का न्योता दिया। ठीक है। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, तो सिपह सालार अमीर अली इस्माइल ने दिल्ली के तुर्क सरदारों की सम्मति से इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया, और दिल्ली पहुंचकर इल्तुतमिश ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। डायरेक्ट दिल्ली नहीं पहुंच पाया क्योंकि आराम शाह की सेना ने उसे दिल्ली के पास जूंद नामक स्थान पर घेर लिया। युद्ध हुआ, युद्ध नहीं कह सकते, छोटी सी एक लड़ाई हुई। बहुत शीघ्र इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर मार डाला और दिल्ली पहुंच गया, और दिल्ली पहुंचकर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। और 1229 में सनद प्राप्त करने के बाद सुल्तान आजम डिक्लेयर कर दिया अपने आप को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इल्तुतमिश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है आपको। उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसने तुर्काने चहलगानी या दल चालीसा का अंत किया, मुद्रा व्यवस्था का गठन किया, या सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। देखिए, उसने वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, ये तो सत्य कथन है, पढ़ चुके हम। सुल्तान के पद को उसने वंशानुगत बनाया, यह भी ठीक है। मुद्रा व्यवस्था का भी उसने गठन किया। अभी हम आगे देखेंगे कि उसने टंका और जीतल नाम की 2 मुद्राएं चलाई, यानी उसने अपनी मुद्रा चलाई, मुद्रा व्यवस्था का गठन किया। इससे पहले भारत में जो भी मुद्राएं चलती थी राजपूतों की, वो सभी उसने बंद कर दी और उनके स्थान पर टंका और जीतल नाम की मुद्रा चलाई। तो ये कथन भी ठीक है। उसने तुर्काने चहलगामी दल चालीसा का अंत किया। उसने अंत नहीं किया था बल्कि इसका गठन किया था। अच्छा, ये सारे तो कथन सत्य हैं, हमें बताना था सत्य। सत्य नहीं, इसको असत्य कर लीजिए, असत्य कथन कर लीजिए आप। ठीक है,
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, ये भी ठीक है। मुद्रा व्यवस्था का गठन किया, ये भी ठीक है। सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, ये भी ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उसने तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा का अंत किया, ये असत्य हो जाएगा। उसने इसका गठन किया था, अंत किया था इसका बलबन ने। अभी आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, इल्तुतमिश को भय था कि उसके सभी उत्तराधिकारी अयोग्य हैं। देखिए इसका जो योग्य पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी मृत्यु हो गई। अब जो भी बचे पुत्रों में बात कर रहे हैं, वे सभी अयोग्य थे। उसे अच्छे से पता था कि मेरे सभी पुत्र अयोग्य हैं। अब वो अपनी पुत्री को राजा बनाना चाहता था, अगला सुल्तान बनाना चाहता था रजिया को। लेकिन रजिया एक महिला थी और इस्लाम में कभी कोई महिला शासिका नहीं बनी। तो उसने इसलिए और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए अपने 40 विश्वस्तों का एक दल बनाया, तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा, ताकि वो इल्तुतमिश के बाद सत्ता को संभाल सकें और रजिया की मदद कर सकें। लेकिन ये दाव उसका उल्टा हो गया। जब तक इल्तुतमिश जिंदा था तब तक तो ये दल चालीसा इल्तुतमिश का वफादार बना रहा, लेकिन इधर इल्तुतमिश की आंखें बंद हुई और वहीं इनकी वफादारी भी समाप्त हो गई। यह ग्रुप षड्यंत्रों में रच गया और अपने आप को शक्तिशाली बनाने में लग गया और रजिया का इसने विरोध करा। और रजिया की जगह पर शाह तुर्कान के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज, इल्तुतमिश की दासी थी शाह तुर्कान और उसका एक बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, उसे सुल्तान बना दिया। तो तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा का गठन किया था इल्तुतमिश ने, ना कि उसका दमन। दमन तो उसका बलबन करेगा, क्योंकि बलबन इसी दल चालीसा का सदस्य था और वो ये जानता था कि जब तक ये दल चालीसा रहेगा तब तक सुल्तानों के लिए समस्या खड़ी करता रहेगा। तो उसने सबसे पहले इसी का अंत करा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1192, 1193, 1225 या 1215? देखिए तराइन का पहला और दूसरा युद्ध तो हम सभी को रटा होता है कि पहला हुआ 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया। दूसरा हुआ 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। लेकिन तीसरे युद्ध के विषय में हम अक्सर भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा पता ही नहीं होता कई बार। तो तीसरा युद्ध हुआ है 1215 में। देखो यल्दौज और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। तो यल्दौज ने ऐबक के लिए तो चुनौती प्रस्तुत नहीं करी, लेकिन ऐबक के मरने के बाद जब इल्तुतमिश सत्ता पर बैठ गया तो यल्दौज ने इल्तुतमिश के लिए परेशानियां खड़ी करना शुरू कर दी और यल्दौज चाहता था कि किसी भी प्रकार दिल्ली की सत्ता पर यल्दौज बैठ जाए। तो 1215 में हरियाणा के पास तराइन में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में, जिसमें यल्दौज पराजित हो गया और उसने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और यल्दौज बैठा है गजनी में। तो अब जब गजनी पराजित हो गया तो गजनी का भारत से रिश्ता टूट गया। किसी भी प्रकार से भारत अब गजनी के अधीन नहीं रह गया, यानी मोहम्मद गौरी के गजनी से अब भारत का कोई लेना देना नहीं है। भारत में स्वतंत्र सत्ता है अब। और एक विरोधी और था, आपको याद होगा, नासिरुद्दीन कुबाचा। कहते हैं कि वो तो इल्तुतमिश से इतना घबरा गया कि उसने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने आत्महत्या करी थी, कुबाचा ने, यल्दौज ने, बख्तियार खिलजी ने, गयासुद्दीन आजम खिलजी ने, तो उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन कुबाचा। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया? जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? ये चंगेज खां एक क्रूर शासक था, क्रूर मंगोल शासक। इतना क्रूर था कि यह स्वयं को ईश्वर का अभिशाप बताता था। खुद कहता था कि मैं तो ईश्वर का भेजा हुआ अभिशाप हूं, सब कुछ नष्ट करने आया हूं। तो ये चंगेज खां भारत भी पहुंचा। और भारत किसके काल में पहुंचा? तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के काल में ये भारत पहुंचा। पर गनीमत है कि इसने भारत पर आक्रमण नहीं करा। क्यों नहीं करा? तो देखिए, भारत पर इसका आक्रमण करना उद्देश्य था ही नहीं। इसने ख्वारिज्म के शासक मंग बर्नी को पराजित करा था 1221 में।
देखिए क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं हम। 1210 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ और 1221 में मंगबरनी की कहानी ने जन्म लिया। ख्वारिज्म का शासक था मंगबरनी और ख्वारिज्म को चंगेज खान ने जीत लिया और मंगबरनी ख्वारिज्म से भाग गया और भाग करके प्राण बचा करके भारत आ गया और चंगेज खान इसका पीछा कर रहा था, इसे मार डालना चाहता था और ये भारत पहुंच गया। तब चंगेज खान भारत की सीमा पर आकर खड़ा हो गया और उसने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे और उससे कहा कि यदि तुमने मंगबरनी की सहायता की तो फिर मंगोलों का और भारत का युद्ध होगा। इल्तुतमिश उस समय मंगोलों से किसी भी प्रकार युद्ध में फंसना नहीं चाहता था और ख्वारिज्म के शासक से उसकी कोई मित्रता भी नहीं थी, तो उसने ख्वारिज्म के शासक मंगबरनी की सहायता करने से मना कर दिया। भारत में वो रहा लेकिन दिल्ली दरबार में नहीं रहा। भारत तो बहुत बड़ा था, तो भारत में भटकता रहा 2-3 साल तक। उसे जब समझ में आया कि भारत का कोई भी शासक उसकी मदद नहीं करेगा, क्यों, जब दिल्ली का ही राजा नहीं कर रहा है, सुल्तान नहीं कर रहा है, तो कोई और छोटा राजा क्यों करेगा, कौन चंगेज खां से दुश्मनी मोल लेगा। तो 1224 में उसे पता था कि अगर मैं भारत में रहा तो कोई ना कोई मुझे बंदी बनाकर चंगेज खां से मित्रता करने के लिए उसके सौंप देगा। तो 1224 में वो भारत से चला गया और भारत से जब वह गया तो उसके साथ ही चंगेज खान का भारत पर आक्रमण का खतरा भी टल गया। तो ध्यान रखिएगा, चंगेज खां भारत की सीमा पर इल्तुतमिश के काल में पहुंचा, हालांकि उसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं करा। मंगोलों के आक्रमण होंगे भारत में, लेकिन चंगेज खान ने नहीं करा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इल्तुतमिश के काल में निम्न में से किसने विद्रोह किया। देखिए कई विद्रोह हमें पढ़ने और याद भी रखने हैं। तो आज हम दिल्ली सल्तनत का पहला विद्रोह, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दिल्ली सल्तनत में हुआ पहला विद्रोह, पहला महत्वपूर्ण विद्रोह जो हमें याद रखना है। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला विद्रोह कौन सा था, पर जो हमें पढ़ना है, हमें ये मलिक छज्जू का विद्रोह, तुगरिल खां का विद्रोह, गयासुद्दीन आजम खिलजी का विद्रोह और महावत खां का विद्रोह, ये सभी पढ़ने हैं। तो इल्तुतमिश के काल में जो विद्रोह हुआ वो था गयासुद्दीन आजम खिलजी। बंगाल में राजा था, ये सूबेदार कह सकते हैं आप, और 1225 में इसने इल्तुतमिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया और स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र राजा या सुल्तान घोषित कर दिया। तब इल्तुतमिश गया अपनी सेना लेकर के और गयासुद्दीन आजम खिलजी को 1225 में इसने इसके विद्रोह का दमन किया, इसे पराजित किया। तो इल्तुतमिश के काल में हुए विद्रोह पर यदि चर्चा करी जाए तो किसका था, तो गयासुद्दीन आजम खिलजी का था। मलिक छज्जू का जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ, तुगरिल खां का बलबन के टाइम में हुआ, महावत खां का जहांगीर के काल में हुआ। चर्चा करेंगे हम इन सभी पर एक एक करके। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सियासतनामा किसकी कृति है, इसामी की, अल-बरूनी की, बदायूनी की या निज़ामुल मुल्क अबू अली की। विद्रोहों की तरह आपको किताबें भी याद रखनी है। हालांकि किताबों पर मैं अपना एक पूरा का पूरा चैप्टर लूंगा, पर साथ साथ आपको किताबें याद रखनी है। अभी तक हम 2 किताबें पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था आदाब उल हर्ब, आदाब उल हर्ब, इस किताब को हमने पढ़ा और साथ ही हमने हसन निज़ामी की ताजुल मासिर को पढ़ा। ताजुल मासिर, ताजुल मासिर के लेखक कौन है, हसन निज़ामी, और आदाब उल हर्ब के लेखक कौन है, फ़क्रे मुदव्विर। ये हम चर्चा कर चुके हैं। हमारी तीसरी किताब है सियासतनामा। सियासतनामा के जो लेखक हैं वो हैं इसामी। क्यों महत्वपूर्ण है सियासतनामा, क्योंकि इसी सियासतनामा से इक्ता व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलती है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि इक्ता सर्वप्रथम भारत में मोहम्मद गौरी ने इक्ता बांटा था और ऐबक को हाँसी का इक्ता दिया था। तब मैंने आपको बताया था कि इक्ता को जो व्यवस्थित रूप प्रदान किया वो इल्तुतमिश ने किया और भारत में इक्ता व्यवस्था का शुरुआत करने वाला या इक्ता व्यवस्था का जनक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। तो ये इक्ता व्यवस्था क्या होती है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी जिस ग्रंथ में मिलती है वह ग्रंथ है सियासतनामा, और सियासतनामा के लेखक हैं इसामी। इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। देखो पहले सेनापतियों को या सेनानियों को वेतन देने के बदले एक क्षेत्र दे दिया जाता था
और वो एकता पर रूल नहीं करते थे, पर उस एकता से जो रिवेन्यू जनरेट होता था, जो पैसा जनरेट होता था, उस पैसे को अपने पास रख लिया करते थे वेतन के रूप में, और उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में जमा कर दिया करते थे केंद्रीय खजाने में। तो इस व्यवस्था को एकता व्यवस्था कहा जाता था। तो एकता वेतन के बदले दिया जाने वाला भूमि का क्षेत्र, और इस एकता की शासन व्यवस्था को भी कुछ हद तक इक्तेदार संभालते थे। और एकता का जो हेड होता था उसे क्या कहते थे, तो या तो उसे इक्तेदार कहते थे, ये तो इजी वर्ड है, लेकिन वली और मुक्ति भी इक्तेदारों को ही कहा जाता था। तो ऑप्शन में एकता का हेड पूछ लिया जाए और इक्तेदार ऑप्शन में ना हो क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है कि वली और मुक्ति भी इक्तेदार को ही कहा जाता था। इसकी जानकारी सियासतनामा, और सियासतनामा किसका ग्रंथ है, इसामी का। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें, तो निम्न में से किसके निर्माण से इल्तुतमिश का संबंध नहीं रहा? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, कुतुब मीनार, मदरसा-ए मुइज़्ज़ी और मौठ की मस्जिद। देखिए सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में। ये नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है, इसे भारत का पहला मकबरा भी कहते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इसका अंत या इसको पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। मदरसा-ए मुइज़्ज़ी का निर्माण भी दिल्ली में इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया और मोहम्मद गौरी की याद में इसका नाम मदरसा-ए मुइज़्ज़ी रखा गया। जबकि मौठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने करवाया था। तो इल्तुतमिश का संबंध मौठ की मस्जिद से नहीं था। हमारा उत्तर हो जाएगा मौठ की मस्जिद। यदि चर्चा करें हम सुल्तानगढ़ी के मकबरे पर या मदरसा-ए मुइज़्ज़ी पर, तो इल्तुतमिश को मदरसों के जनक, मकबरों के जनक के रूप में जाना जाता है। पहला मकबरा इसी ने बनवाया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का प्रथम मकबरा है ये। अगर आपसे पूछते हैं भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया और ये इसके पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का था। ध्यान रखिए गुलाम वंश में आगे चल के एक राजा आएगा नासिरुद्दीन महमूद, शासक है, सुल्तान है, ये वो नहीं है। ये इल्तुतमिश का पुत्र है जो इल्तुतमिश के जीवन काल में ही मारा गया था और इससे बहुत प्यार करता था इल्तुतमिश। ये योग्य था, इसे राजा भी बनाना चाहता था, अगला शासक बनाना चाहता था, पर ये मर गया। तो इसकी याद में इसने मकबरा बनवाया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया रजिया को। मदरसा-ए मुइज़्ज़ी ये एक मदरसा है और मोहम्मद गौरी के सम्मान में इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में इसका निर्माण कराया गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि मदरसा-ए मुइज़्ज़ी कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है और मोहम्मद गौरी के सम्मान में इसका नाम मदरसा-ए मुइज़्ज़ी रखा गया। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गौरी, ये मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था, तो इसीलिए इसका जो मदरसे का नाम है वो मदरसा-ए मुइज़्ज़ी रखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश के संबंध में कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश को अमीरुल अमरा या गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अंतिम अभियान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के खोखरों के विरुद्ध किया। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए या सभी? तो ध्यान रखेगा इल्तुतमिश ने 1229 में सनद प्राप्त करने के बाद सुल्तान आजम या अमीरुल अमरा ये दोनों ही उपाधियां धारण कर ली थी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसे गुलाम का गुलाम भी कहते थे क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था। इसी के साथ इल्तुतमिश ने अपने जीवन के अंतिम समय में 1236 में मरने से पहले उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर एक जनजाति है खोकर, और उन खोकरों ने विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह का दमन किया था इल्तुतमिश ने। तो ये कथन भी ठीक है। और इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, टंका और जीतल, जिसमें टंका चांदी का सिक्का था और जीतल तांबे का सिक्का था। तो ये तीनों कथन सही हैं। सॉरी। इसके अलावा एक नोट भी ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने दिल्ली को हजराते दिल्ली कहा है, यानी उसने कहा है कि दिल्ली विद्वानों का शहर है, हजराते दिल्ली है। चलिए चर्चा करते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर।
और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यवस्था इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाता था। या मुक्ति को इक्ता से एकत्र राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो देखिए, इक्ता एक राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था थी, ये तो फैक्ट सही है। रेवेन्यू जनरेट होता था और उस रेवेन्यू को इक्तेदार अपने पास रखता था। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। इसामी का ग्रंथ है सियासतनामा, जिससे हमें इक्ता व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये बात भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मुक्ति को इक्ता से एकत्र राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। अब इक्ता में शांति व्यवस्था बना के रखनी है तो सैनिक तो रखने ही पड़ेंगे, लेकिन इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाता था, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इक्ता से जो राजस्व जमा होता था वो एक सुल्तान के खाते में न जाकर के इक्तेदार के खाते में, वली या मुक्ति के खाते में जाता था। और बाद में ये अपना हिस्सा रख करके बचा हुआ हिस्सा, जिसे फवाजिल कहते थे, जब मैं टर्मिनोलॉजीज पढ़ाऊंगा आपको मुस्लिम इसकी शासन की, तब मैं फवाजिल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसमें अपना हिस्सा रखने के बाद जो हिस्सा बच जाया करता था उसे फवाजिल कहते थे। उस फवाजिल को सुल्तान के खाते में जमा कर दिया जाता था। तो इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। चलिए, अगला प्रश्न है, चालीसा मंडल का गठन किस शासक ने किया? बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या रजिया बेगम ने? तो चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया और इसका दमन बलबन ने किया। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, अरबी परंपरा के आधार पर भारत की नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को या अलाउद्दीन मसूद शाह को? तो टंका और जीतल नाम के दो सिक्के चलाए थे। टंका चांदी का सिक्का और जीतल था तांबे का सिक्का। तो उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? चर्चा कर चुके हैं हम। 1221 में ख्वारिज्म के शासक मंगबरनी का पीछा करते हुए मंगोल नेता चंगेज खान दिल्ली सल्तनत या दिल्ली की सीमा पर, सल्तनत की सीमा तक पहुंच गया। तो इल्तुतमिश का समकालीन था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था यदि आपसे पूछे? तो चंगेज खान का मूल नाम तैमूचिन था और यह स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था। स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था, ध्यान रखिएगा। तो पूछ ले कि ईश्वर का अभिशाप किसे कहते हैं, तो चंगेज खां को। जबकि तैमूर लंग, एक आक्रमणकारी और आएगा तैमूर लंग, उसे भविष्य का स्वामी कहते हैं। तो ईश्वर का अभिशाप किसे कहते हैं? चंगेज खां को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर, चर्चा करें अगले प्रश्न पर। तो निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, शाह तुर्कान, चांद बीवी या दुर्गावती? तो उत्तर हो जाएगा भारत की, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्ताना, जो 1236 में इल्तुतमिश के बाद जो शासक बना उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। तो रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 में ही मारने के बाद या बंदी बना लेने के बाद रजिया सुल्ताना शासक बनी। हुआ क्या कि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब ये इस्लामी परंपराओं के विरुद्ध था। तो जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो तुर्की सुल्तानों ने इसका विरोध करा और उन्होंने कहा कि रजिया को किसी भी हालत में सुल्तान नहीं बनाया जा सकता। तो उन्होंने उसकी एक दासी थी शाह तुर्कान और उस शाह तुर्कान के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। अब हुआ क्या कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी माता की बात बहुत ज़्यादा मानता था और इसकी माँ एक क्रूर महिला थी और शक्ति सारी केंद्रित हो गई शाह तुर्कान के हाथों में और शासन चलाने लग गई शाह तुर्कान। अब
रजिया को शासक बनाने से क्यों रोका था तुर्की अमीरों ने? ताकि एक महिला शासन ना करे, और अप्रत्यक्ष रूप से रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय में भी महिला शाह तुर्कानी तो शासन कर रही है। तो रुकनुद्दीन फिरोज से तो इन जो दल चालीसा के जो थे ये तुर्की गुलाम, इनका मोह भंग हो गया। अब इन्हें कुछ खास स्नेह नहीं रह गया रुकनुद्दीन फिरोज शाह से। और वहीं शाह तुर्कान को भय था कि एक न एक दिन रजिया या इल्तुतमिश का कोई और पुत्र शासक बन जाएगा। तो वह इल्तुतमिश के परिवार के व्यक्तियों को धीरे धीरे मरवाने लग गई। तब रजिया को लगा कि एक समय अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भी मार दी जाऊंगी। तब वो उसने क्या करा कि फ्राइडे के दिन जुम्मे की नमाज, मुस्लिम धर्म में जुम्मे की नमाज और रमजान के महीने को बहुत पवित्र माना जाता है, तो जुम्मे की नमाज के बाद लाल रंग के कपड़े पहनकर, लाल रंग के कपड़े क्यों? क्योंकि लाल रंग को न्याय का प्रतीक माना जाता है। तो लाल रंग के कपड़े पहनकर जुम्मे की नमाज के बाद जनता के सामने पहुंच गई और जनता से इसने न्याय मांगा कि देखो, इल्तुतमिश ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था, जबकि बन गया रुकनुद्दीन फिरोज शाह, तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय दीजिए। तो जनता के समर्थन से रजिया सुल्तान बनी और रुकनुद्दीन फिरोज को बंदी बना लिया गया, बाद में मार डाला गया। तो ध्यान रखना, जनता के समर्थन से शासक बनने वाली पहली महिला यदि आपसे या पहला शासक आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी रजिया सुल्तान थी। इससे पहले जनता का कोई रोल नहीं होता था। चलिए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पहली बार सल्तनत के उत्तराधिकार के मामले में जन समूह ने निर्णय लिया। देखिए आ गया प्रश्न सामने कि जनता ने कब हस्तक्षेप किया, रजिया के समय में, खुसरव शाह के समय में, बहराम शाह के समय में या क्यूमार्स के समय में? तो उत्तर हो जाएगा रजिया के समय में। चलिए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसने रजिया के बारे में लिखा है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकते थे? मिन्हाज सिराज, एल्फिस्टन, इब्न बतूता या बदायूनी? तो उत्तर हो जाएगा इसका मिन्हाज सिराज। मिन्हाज सिराज का ग्रंथ है तबकाते नासिरी, चौथा ग्रंथ है हमारा। पहला कौन सा? फ़क्रे मुदव्विर का आदाबुल हर्ब, तीसरा है हसन निज़ामी का ताजुल मासिर, चौथा ग्रंथ है इसामी का सियासतनामा और पांचवा ग्रंथ है मिन्हाज सिराज का तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी पर अभी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जब हम नासिरुद्दीन महमूद को पढ़ेंगे, क्योंकि ये ग्रंथ नासिरुद्दीन महमूद के समय में लिखा गया है। लेकिन इस ग्रंथ में मिन्हाज रजिया की बहुत तारीफ करता है और लिखता है कि रजिया को भाग्य ने पुरुष नहीं बनाया, वरना वो तो बहुत बढ़िया राजा बनती और बहुत लंबे समय तक राज्य करती। आगे लिखता है कि उसमें वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। और लखनौती से, लखनौती पड़ता है बंगाल में और देवल पड़ता है सिंध में, यानी एक पूर्व में एक पश्चिम में। तो लखनौती से देवल तक हर ओर एक औरत की सत्ता चलती थी, यानी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है ये रजिया सुल्तान की। तो किसने कहा था ये कथन? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मिन्हाजुस सिराज। अगला प्रश्न है, रजिया के संबंध में सही कथन छांटिए। रजिया ने ऐतगीन को अमीर आखुर का पद दिया, रजिया ने याकूत को अमीर हाजिब का पद दिया, रजिया को दल चालीसा का पूरा समर्थन था और रजिया ने भटिंडा के इक्तेदार अल्तूनिया से विवाह किया। देखिए ये अमीर आखुर क्या है, अमीर हाजिब क्या है, अल्तूनिया कौन है, इस पर अभी हम चर्चा कर लेंगे। पर यदि हम दिमाग लगाएं तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल ही जाता है। दल चालीसा का यदि समर्थन रजिया के पास होता तो फिर रजिया राजा बनती ना, रुकनुद्दीन फिरोज क्यों बनता? तो ये कथन तो हो गया गलत। अमीर आखुर का पद उसने याकूत को दिया था, ना कि ऐतगीन को, और अमीर हाजिब का पद उसने ऐतगीन को दिया था, याकूत को नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी गलत हो जाते हैं। सही उत्तर है उसने रजिया ने भटिंडा के इक्तेदार अल्तूनिया से विवाह किया। देखिए ये सारे जो तीनों फैक्ट है ना, ये आपस में कनेक्टेड हैं। स्टोरी को समझिए। उससे पहले आप जानिए कि अमीर हाजिब क्या होता है और अमीर आखुर क्या होता है। देखिए ये प्रशासनिक पद हैं, जैसे आज होता है ना डीएम, एसडीएम, लेखपाल।
तो उस जमाने के ये प्रशासनिक पद हैं। अभी अरबी शासन था, फारसी लीगल लैंग्वेज थी, मुगल दिल्ली सल्तनत के दरबार की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी, तो ये शब्द भी फारसी के ही होंगे ना। तो अमीर हाजिब, देखिए हाजिब हाजरी यानी दरबारी शिष्टाचार से संबंधित जो अधिकारी होता था उसे अमीर हाजिब कहते थे। तो रजिया ने एतगीन को अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि एतगीन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उस जमाने का, बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है आगे। तो अभी तो याद रखिए कि एतगीन को रजिया ने अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया। कहीं कोई समस्या नहीं थी, तुर्की था, दल चालीसा का सदस्य था, सब खुश थे कि चलो बढ़िया है, एतगीन को अमीर हाजिब का पद दे दिया रजिया ने। लेकिन अमीर आखुर, आखुर खुर खुर होते हैं घोड़े में, तो शाही घुड़साल का जो प्रमुख होता है वो होता है अमीर आखुर। अमीर आखुर का जो पद था ना, सारी समस्या यही थी। उसने अबसीनिया का, अफ्रीका का एक जगह है अबसीनिया, और अफ्रीका के हबसी याकूत को उसने अमीर आखुर बना दिया। ये तुर्की नहीं था, ये अबसीनिया का हबसी था। और उस जमाने में जितने भी महत्वपूर्ण पद थे वो सभी तुर्कियों को दिए जाते थे। तो वे दल चालीसा जो पहले ही रजिया के समर्थन में नहीं थे, वे और नाराज हो गए। और कहा जाता है, प्रमाणिक नहीं है पर कहा जाता है कि रजिया का इस याकूत से प्रेम संबंध भी था, जिस वजह से दल चालीसा के मेंबर रजिया से बहुत नाराज थे। तो उन्होंने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, और षड्यंत्र के तहत जो तबर हिंद या भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया, उसने विद्रोह कर दिया। और जब रजिया उस विद्रोह को दबाने गई तो अल्तुनिया ने रजिया को गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली में एक नया राजा बहराम शाह बना दिया गया। तब रजिया ने इन सब से निकलने के लिए और अपनी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए इस अल्तुनिया से शादी कर ली। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा था कि यदि रजिया महिला न होती तो श्रेष्ठ शासिका होती? देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी भी तारीफ हमें रजिया की मिलती है वो मिलती है मिन्हाज सिराज के शब्दों में। तो हमें लगता है ये स्टेटमेंट भी मिन्हाज का होगा। तो मिन्हाज के स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है कि यदि रजिया महिला ना होती तो श्रेष्ठ शासिका होती, या महिला यदि रजिया महिला ना होती तो उसका नाम श्रेष्ठ शासकों में लिखा होता। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ शासिका तो थी, पर ये कहना चाहते हैं कि उसका नाम बहुत बड़े बड़े शहंशाहों में लिखा जाता, बहुत बड़े बड़े सुल्तानों के साथ उसका नाम लिया जाता, जैसे अकबर हो गया, जैसे बलबन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, ऐसा ही एक नाम रजिया का भी होता। पर दिक्कत ये थी कि वो एक महिला थी। ये कथन है इलियट का, एल्फिस्टन का। ये कथन किसका है? एल्फिस्टन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। किसने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया? देखिए गयासुद्दीन आजम खिलजी का विद्रोह हम पढ़ चुके हैं, इल्तुतमिश के समय हुआ। तुगरिल का विद्रोह बलबन के समय में हुआ। मलिक छज्जू का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ। और अल्तुनिया, अभी चर्चा भी कर चुका हूं मैं कि भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया, और इसने विद्रोह कर दिया रजिया के खिलाफ। और जब रजिया इस विद्रोह को दबाने गई तब उसे कैद कर लिया गया, और उस कैद से छूटने के लिए अल्तुनिया से शादी कर ली रजिया ने। रजिया इस्लामिक पद्धति के विरुद्ध महिला होते हुए शासिका बनी, और स्त्री होते हुए भी उसने कुलाह यानी कोट और कुबा यानी टोपी पहनकर दरबार में आना प्रारंभ कर दिया, यानी पुरुष वेशभूषा में आना प्रारंभ कर दिया। जबकि महिलाएं जब भी दरबार में आती थी तो पर्दा करके आती थी, और पर्दा करना तो उसने पूरी तरह बंद कर दिया, और घोड़े पर बैठकर पूरे नगर का भ्रमण करती थी। तो इन सब बातों से नाराज हो गए तुर्की अमीर, और इन तुर्की अमीरों ने रजिया को हटाने का फैसला कर लिया और षड्यंत्र करने लगे। और इसी षड्यंत्र के तहत भटिंडा के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यदि अल्तुनिया विद्रोह करेगा तो उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया जाएगी तबर हिंद, और रजिया की सबसे बड़ी गलती थी दिल्ली छोड़ना। तबर हिंद में उसे बंदी बना लिया गया, और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अब अल्तुनिया को कहा कि भाई तू बन जाना दिल्ली का राजा,
कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं दिल्ली। तो अल्तुनिया सेना लेकर चल पड़ा दिल्ली की ओर। और अमीरों को जब पता लगा, तुर्की अमीरों को, कि भैया अल्तुनिया ने तो पासा पलट दिया, वो तो हो लिया रजिया की तरफ, तब अमीरों ने बहराम शाह को शासक बना दिया। इल्तुतमिश का एक बेटा था बहराम शाह, इसे शासक बना दिया। और अल्तुनिया को आ रहा है, अब कहते हैं कि तुर्की अमीरों का षड्यंत्र था, और कुछ कहते हैं कि षड्यंत्र नहीं था, बस एक इत्तेफाक था कि जब वो लौट रही थी रजिया, तो कैथल हरियाणा के पास में, कैथल एक जगह है हरियाणा के पास में, यहाँ पे अल्तुनिया ने पड़ाव डाला हुआ था और डाकुओं ने आक्रमण कर दिया और रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। बहरहाल जो भी है, 1240 में रजिया का चैप्टर समाप्त हो गया और अल्तुनिया और रजिया की मृत्यु हो गई कैथल हरियाणा में। और यदि आपसे पूछा जाए कि रजिया की मज़ार कहाँ पर है या कब्र कहाँ पर है, तो उत्तर हो जाएगा कैथल हरियाणा। चलिए चर्चा करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नायाबे ममलात पद का सृजन किसने किया? बहराम शाह, मसूद शाह, ऐतगीन और नासिरुद्दीन महमूद। देखिए, रजिया जब हटा दी गई तो बहराम शाह को शासक बनाया गया, और बहराम शाह तुर्की अमीरों के द्वारा बनाया गया एक कठपुतली शासक था, और उसकी सत्ता को केंद्रित करने के लिए एक नया पद बनाया गया, और उस पद का नाम था नायाबे ममलात। नायाबे ममलात का मतलब होता है संपूर्ण अधिकारों का स्वामी, जबकि संपूर्ण अधिकारों का स्वामी कौन होता है? सुल्तान होता है। यानी सुल्तान की शक्ति अब छीनी जा रही है और उससे कहा जा रहा है तुम केवल नाम मात्र के राजा हो, बाकी का सारा शासन संभालेगा नायाबे ममलात। और नायाबे ममलात, जो प्रथम नायाबे ममलात बना, वो बना ऐतगीन। ये वही ऐतगीन है जैसे रजिया ने अमीरे हाजिब बनाया था। और अगर आपसे पूछ ले कि ऐतगीन कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का सूबेदार था। देखिए, बदायूं से आप बड़े बड़े नाम देखेंगे, इल्तुतमिश भी बदायूं का सूबेदार था शासक बनने से पहले। तो बदायूं के सूबेदार ऐतगीन को पहला नायाबे ममलात भी बनाया गया। अगला प्रश्न देखें तो किस सुल्तान के काल में शक्ति के 3 केंद्र बन गए? बहराम शाह, मसूद शाह, रजिया और इल्तुतमिश। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहराम शाह। क्यों? क्योंकि बहराम शाह खुद सुल्तान है, शक्ति का केंद्र है। एक पद बना दिया गया नायाबे ममलात, और पहले से एक पद था वजीर। तो सुल्तान हो गया, नायाबे ममलात ऐतगीन हो गया, और वजीर के पद पर एवाज हो गया, और इन सभी में संघर्ष होने लग गया। तब बहराम शाह ने क्या करा? षड्यंत्र करके धोखे से इस ऐतगीन को मरवा दिया। यानी कि जो सारी सत्ता अपने हाथ में लेकर बैठा था ऐतगीन, इसे मरवा दिया। अब एवाज को खतरा नजर आ रहा है, वजीर एवाज है, उसे लग रहा है कि यार ऐतगीन तो मर गया, अब ये बहराम शाह मुझे भी मरवा देगा, ताकि सारी की सारी सत्ता वापस बहराम शाह के पास आ सके। तब बहराम शाह ने एक तुर्की अमीर, जो बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था, बलबन, बहुत इंपॉर्टेंट है बलबन, आने वाले समय में शासक भी बनेगा, तो इस बलबन के साथ मिलकर के षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और बहराम शाह को ही मरवा दिया। और इस प्रकार एक छोटे से टाइम पीरियड 1240 से 1242 तक बहराम शाह शासक रहा। केवल 2 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं कि इसने एक नायाबे ममलियात पद का सृजन किया और इसके समय में शक्ति के 3 केंद्र बन गए। चलिए चर्चा करते हैं मैं अगले प्रश्न पर। तो सुल्तान मसूद शाह किसका पुत्र था? इल्तुतमिश, रजिया, शाह तुर्कान या रुकनुद्दीन फिरोज? तो ध्यान रखिएगा, सुल्तान मसूद शाह, बहराम शाह के बाद सुल्तान बना मसूद शाह, और मसूद शाह पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज का, शाह तुर्कान का पोता था ये। बलबन की सहायता से सुल्तान बना, इसको सुल्तान बलबन नहीं बनाया, बहराम शाह को मार करके एवाज और बहराम शाह, बलबन ने मिलकर के बहराम शाह की हत्या कर दी और रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र मसूद शाह को कठपुतली शासक बना दिया। अब इसके समय में बलबन धीरे धीरे और शक्तिशाली होता गया, क्योंकि इसने बलबन की सहायता से राजा बनाया तो बलबन को इनाम भी तो देगा, तो उसे हाँसी और रेवाड़ी का इख्तियार बना दिया। अच्छा खासा रेवेन्यू आता था हाँसी और रेवाड़ी से, और उसके बाद उसे और प्रमोशन दे करके बाद में अमीरे हाजिब यानी दरबारी शिष्टाचार से संबंधित अधिकारी बना दिया।
पर धीरे धीरे मसूद शाह से भी बलबन का विवाद हो गया और बलबन ने इस मसूद शाह को भी मरवा दिया और इसके पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। याद करो, इल्तुतमिश का भी एक पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, जिसकी याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा बना, और एक है नासिरुद्दीन महमूद जो सुल्तान बनेगा मसूद शाह के बाद। और इसके समय में बलबन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, नायाबे ममलियात के पद पर बैठ गया। और इसी नासिरुद्दीन महमूद के समय में एक किताब, एक ग्रंथ की रचना हुई, तबकाते नासिरी, जिसकी रचना करी है किसने? मिन्हाज उस सिराज ने। और उस मिन्हाज उस सिराज ने इस ग्रंथ में नासिरुद्दीन महमूद को आदर्श सुल्तान कहा है। तो हमारा प्रश्न बनता है, किसने अपनी रचना में नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है? तो उत्तर हो जाएगा मिन्हाज उस सिराज। दोस्तों, आज हमने इल्तुतमिश, रजिया, उसके बाद बहराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करी। अगले वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सुल्तान बलबन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको सेशन पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।